एक महिला अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए एक ऐसे सफर पे निकल पड़ती है जहां पर एक दिन अचानक उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई निकल के सामने आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के एक जिला पड़ता है उधम सिंह नगर और इसी उधम सिंह नगर का एक थाना पड़ता है बाजपुर। बाजपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कनौरी और इसी कनौरी गांव के रहने वाला भूप सिंह जिसकी उम्र है लगभग 40 वर्ष। भूप सिंह की पत्नी का नाम सावित्री देवी जिसकी उम्र है लगभग 37 वर्ष। भूप सिंह के टोटल 3 बच्चे हैं जिसमें बड़ा बेटा नरेश। भूप सिंह और सावित्री देवी दोनों ही राजमिस्त्री के काम करते हैं, थोड़े बहुत पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों का बहुत ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। बात कर रहा हूं मैं 28 मई 2023 की सुबह की। सावित्री हर रोज की तरह अपने काम पे सुबह सुबह जाती है, लेकिन शाम को वक्त पर घर नहीं आती। जब शाम को वक्त पे घर नहीं आती तो उसका बड़ा बेटा नरेश अपने माँ के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन नरेश जब सावित्री के नंबर पे कॉल करता है तो सावित्री का नंबर स्विच ऑफ बताता है। 2 घंटे का और समय गुजर जाता है। सावित्री जब घर नहीं आती है उसके बाद से भूप सिंह और उसका बड़ा बेटा नरेश सावित्री की हर जगह पे तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं उसका कोई पता नहीं चलता और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। आखिरकार अगले दिन सुबह 9:30 बजे के आसपास सावित्री के नंबर से उसके बेटे नरेश के नंबर पे कॉल आता है। नरेश जब फोन उठाता है तो उधर से फोन करने वाली एक महिला तो होती है, लेकिन वो महिला सावित्री नहीं थी। जब महिला फोन करती है, फोन करते ही नरेश से कहती है कि तुम्हारी माँ की हत्या कर दी गई है और उसकी डेड बॉडी दरगाह के बगल गन्ने की खेत में पड़ा हुआ। इससे पहले कि नरेश उस महिला से कुछ पूछताछ करता, उस महिला फोन ही नहीं रखती है बल्कि मोबाइल ही स्विच ऑफ कर देती है। नरेश को जैसे इस तरह की जानकारी मिलती है, नरेश भागते दौड़ते दरगाह के बगल उस गन्ने के खेत में पहुंच जाता है। लेकिन नरेश जैसे उस खेत में पहुंचता है तो देखता है वाकई उस गन्ने के खेत में उसकी माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई है। नरेश जैसे अपने माँ के इस हालात में देखता वो चीख चीख करके रोने लगता है और उसके चीख पुकार सुनकर धीरे धीरे लगभग पूरे गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में दी जाती है। पुलिस जब अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, सबसे पहले सावित्री की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि सावित्री के सर के साथ साथ उसके गले पे किसी तेज धारदार हथियार को कई बार चला दिया गया है, जिसके वजह से सावित्री की घटनास्थल पे मौत हो चुकी है। साथ ही साथ उसके शरीर के निचले हिस्से के कपड़े को बुरी तरीके से फाड़ दिया गया, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि पहले से सावित्री के साथ किसी ने कोई जबरदस्ती किया है, उसके बाद उसके साथ हत्या कर दी गई। सावित्री के डेड बॉडी को पुलिस कब्जे में लेती है और उसे अपने पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है पुलिस। उसके बाद घटनास्थल को बहुत बारीकी तरीके से मुआयना करती है पुलिस, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कुछ भी सबूत नहीं मिल पाता। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले नरेश से पूछताछ करना शुरू करती। क्या तुम्हें किसी पे कोई शक है कि तुम्हारे माँ के साथ कोई इस तरह की हरकत कौन कर सकता है? इसमें नरेश कहता है कि साहब, मेरी माँ बेहद ही सीधा साधा थी, उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था। पुलिस नरेश से फिर से पूछताछ करती है कि तुम्हारी माँ कहाँ पे काम करती थी? इस पे नरेश कहता है कि साहब, मेरी माँ ठेकेदार नूर हसन के पास काम करती थी। नूर हसन जिसकी उम्र है लगभग 26 वर्ष, जो सुल्तान पट्टी के रहने वाला है। नरेश कहता है कि नूर हसन भी यहीं पे मौजूद है और इतना ही कहकर नूर हसन की तरफ इशारा कर देता है। दरअसल नूर हसन भी वहीं पे मौजूद था। पुलिस जब नूर हसन से पूछताछ करती है तो नूर हसन कहता है कि हाँ साहब, सावित्री मेरे पास काम तो करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मेरे पास काम नहीं कर रही थी बल्कि किसी और के पास काम कर रही थी। पुलिस फिर से नरेश से पूछताछ करती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारी माँ की हत्या कर दी गई है और इसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है? पुलिस जैसे इस तरह की सवाल नरेश से करती है तो नरेश भी वो पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है कि नरेश के नंबर पे उसी के माँ के नंबर से फ़ोन आया था और फ़ोन करने वाली एक महिला थी। लेकिन पुलिस जैसे ही पूछताछ करके वहाँ से जाती है, थोड़ी ही देर के बाद नरेश के घर पर नरेश के ही गाँव के रहने वाला सावित्री की सहेली सरोज पहुँचती है। सरोज नरेश से कहती है कि दरअसल मेरे नंबर पे भी रात्रि के 8 बजे तुम्हारी माँ के नंबर से फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाली एक महिला थी।
उस महिला ने मुझसे बताया कि तुम्हारी माँ की हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी दरगाह के बगल गन्ने की खेत में पड़ा हुआ है। इससे पहले कि मैं उसे पूछताछ करती, उसने मोबाइल ही बंद कर दिया। मुझे लगा कि शायद कोई मुझसे मजाक कर रहा है, इसीलिए मैंने इस बारे में तुमसे कोई पूछताछ नहीं किया। लेकिन सुबह जैसे ही मुझे मालूम चला कि वाकई तुम्हारी माँ की हत्या कर दी गई है, मैं भी घटनास्थल पर गई थी। लेकिन वहाँ पे जब मैंने पुलिस वालों को देखी तो उन्हें देख करके मैं काफ़ी डर गई थी, इसीलिए उनसे मैंने कुछ भी नहीं कहा। सरोज जैसे इस तरह की बात नरेश से कहती है, नरेश ये सारी बातें पुलिस को बता देती है। पुलिस जब ये सारी बातें नरेश को बताता है, नरेश पुलिस को बताता है, तो पुलिस जो है तो शायद इस केस में सावित्री के मोबाइल ही हमें मदद कर सकती है। इसलिए पुलिस अब सावित्री के मोबाइल को लेकर के सर्विलांस पे डाल देती। पुलिस जैसे सर्विलांस पे मोबाइल को डालते है सावित्री का मोबाइल ऑन तो होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद बंद भी हो जाता है। उसके बाद से जाकर के सावित्री का मोबाइल बार बार ऑन होता है, बार बार ऑफ होता है। लेकिन सावित्री का मोबाइल जब बार बार ऑन ऑफ होता है तो इधर पुलिस को उसका लोकेशन मिल जाता है। जब पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि सावित्री का मोबाइल किसी और के पास नहीं बल्कि ठेकेदार नूर हसन के पास ही है। पुलिस जब सावित्री के मोबाइल के बारे में नूर हसन से पूछताछ करती है तो नूर हसन कहता है कि शाम के वक्त मैं ड्यूटी से घर से वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे ये मोबाइल मिला था और मुझे भी नहीं मालूम था ये मोबाइल सावित्री का था। लेकिन पुलिस नूर हसन के बातों पे यकीन नहीं करती। पुलिस को कहीं ना कहीं नूर हसन के ऊपर शक चला जाता है, इसीलिए पुलिस अब शक के आधार पर नूर हसन को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर नूर हसन से सावित्री की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही अपने शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर के नूर हसन भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। सावित्री जब भूप सिंह से शादी कर अपने ससुराल आती है, उस वक्त भूप सिंह राजमिस्त्री का ही काम करता था। भूप सिंह इतना पैसा जरूर कमा लेता था कि अपनी पत्नी के साथ गुजारा कर सकता था। लेकिन जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, भूप सिंह के 3 बच्चे हो जाते हैं। 3 बच्चे जब घर में आते हैं, घर का खर्च बढ़ जाता है। घर का खर्च बढ़ जाता है, लेकिन भूप सिंह की आमदनी में कोई खास इजाफा नहीं होता, जिसके वजह से भूप सिंह और उसके बच्चे के परवरिश में काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए सावित्री भी अपने पति से बात करती है और अपने पति के साथ ही राजमिस्त्री का काम करना शुरू कर देती है ताकि अपने बच्चों का बेहतर तरीक़े से परवरिश कर सके, उसका भरण पोषण कर सके। भूप सिंह और सावित्री जब दोनों राजमिस्त्री का काम करने लगते हैं, दोनों मिल करके ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं और अपने बच्चे की परवरिश तो करते हैं, लालन पालन तो करते हैं, साथ ही साथ कुछ पैसे बचा करके अपना एक मकान भी बना लेते हैं। तब तक भूप सिंह का बड़ा बेटा नरेश जवानी के दहलीज पे कदम रख देता है। जब नरेश जवानी के दहलीज पे कदम रखता है तो भूप सिंह को भी लगता है कि अब उसका बेटा इस लायक तो जरूर हो चुका है कि वो भी अब 2 रुपये कमा कर लाएगा, जिससे उसे काफ़ी हद तक मदद हो जाएगी। नरेश जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, भूप सिंह उसका शादी कर देता है। नरेश जब शादी करके अपने पत्नी को घर लेकर के आता है और कुछ दिन अपने माता पिता के साथ रहता है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद नरेश के माता पिता से झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है और जिसके वजह से नरेश अपने पत्नी को लेकर के अलग हो जाता है। उसके बाद से नरेश जो भी पैसा कमाता है, उन पैसों में से 1 रुपया भी न तो अपने माता को देता है और न ही अपने पिता को देता है, जिसके वजह से नरेश के घर की हालत फिर से पहले जैसे हो जाती है। लेकिन भूप सिंह इस बात से इस कदर से नाराज हो जाते हैं कि अपने बच्चे को समझाने का बजाय शराब का सहारा ले लेता है। धीरे धीरे जब शराब पीने लगता है, भूप सिंह शराब के आदी हो जाता है। शराब जब पीना शुरू कर देता है, उसके बाद से भूप सिंह काम करना भी बंद कर देता है, जिसके वजह से उसके दोनों बच्चों को वक्त पे खाना भी नहीं मिल पाता है। सावित्री जब अपने घर की माली स्थिति इस कदर से देखती है, सावित्री अपना खुद कदम बाहर निकालती है और फिर से काम धंधा शुरू कर देती है। लेकिन सावित्री जब इस बार काम करना शुरू करती है तो इस बार ठेकेदार नूर हसन के पास काम करने के लिए जाती है। सावित्री जब नूर हसन के पास काम करने जाती है तो नूर हसन को भी सावित्री की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है कि उसका पति दिन भर नशे में रहता है और शराब पीकर इधर उधर पड़ा रहता है। हालांकि सावित्री की 37 साल उम्र होने के बावजूद भी सावित्री की सारी शरीर की खूबसूरती देखता है नूर हसन, तो नूर हसन की भी नीयत खराब हो जाता है। दरअसल नूर हसन भी अब सावित्री की तरफ बड़ी ही अजीब निगाहों से देखना शुरू कर देता है। नूर हसन जब बार बार सावित्री की तरफ अजीब निगाहों से देखता है तो उसे देख सावित्री को भी समझ में देर नहीं लगती है कि नूर हसन चाहता क्या है। दरअसल सावित्री के पति का हालत भी इस कदर से हो चुका था कि वो सावित्री को शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था। इस वजह से सावित्री भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और कहीं ना कहीं नूर हसन की तरफ आगे बढ़ जाती है और आखिरकार ना चाहते हुए भी नूर हसन और सावित्री के बीच में अब संबंध बनना शुरू हो जाता है।
एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद नूर हसन आए दिन हर रोज़ शाम के वक्त सावित्री को अपने ही बाइक पर बिठाकर उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। नूर हसन जब बार बार सावित्री को अपने बाइक पर बिठाकर उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता है। आस पड़ोस के लोग एक दिन भूप सिंह से कहते हैं कि इससे पहले कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे कालिख पोत दे, तुम अपनी पत्नी को संभालो। आस पड़ोस के लोग जैसे इस तरह की बातें भूप सिंह से कहते हैं, भूप सिंह को भी कहीं ना कहीं अपने पत्नी के ऊपर शक चला जाता है और इसी शक के आधार पर भूप सिंह अपने पत्नी को काम पे जाने से ही नहीं रोकता है, बल्कि उसे घर से बाहर निकलना भी बंद कर देता है। सावित्री काम तो छोड़ देती है, घर में आमदनी बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसके वजह से उसके घर की माली स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। और फिर इसी बात से को लेकर के सावित्री और उसके पति भूप सिंह में आए दिन हर रोज़ झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार शुरू हो जाने के कारण उसके बावजूद भी भूप सिंह सावित्री को घर से बाहर नहीं निकलने देता है। इसलिए एक दिन सावित्री अपने पति को बिठा करके तसल्ली से उसे समझाती है, कहती है कि अगर वाकई में तुम्हें मुझ पे शक है कि मेरा नूर हसन के साथ कोई अफेयर चल रहा है, तो मैं नूर हसन के पास काम करने नहीं जाऊंगी, बल्कि किसी और के पास जाऊंगी। इस बात पे भूप सिंह भी सहमति दे देता है और उसके बाद से सावित्री फिर से काम धंधा तो शुरू कर देती है, लेकिन इस बार जब काम करने के लिए जाती है तो नूर हसन के पास नहीं जाती है, बल्कि किसी दूसरे ठेकेदार के पास चली जाती है। सावित्री जब दूसरे ठेकेदार के पास काम करना शुरू कर देती है तो इस बात की जानकारी नूर हसन को मालूम चल जाता है। अब नूर हसन बार बार सावित्री के नंबर पे फ़ोन करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे पास काम करने के लिए आ जाओ, लेकिन सावित्री नूर हसन को बार बार एक ही जवाब देती है कि मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे पास काम नहीं कर सकती। इधर नूर हसन भी सावित्री का इस कदर से दीवाना हो चुका था कि वो सावित्री के बगैर रह ही नहीं सकता था। 28 मई 2023 को शाम के वक्त सावित्री जब काम करके घर वापस आ रही थी, नूर हसन रास्ते में उसका रास्ता रोक लेता है और फिर सावित्री से कहता है कि तुम मेरे पास काम करने चलो। सावित्री नूर हसन को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे पास काम नहीं कर सकती। इस पर नूर हसन सावित्री से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा किसी और के साथ में अफेयर शुरू हो चुका है। नूर हसन जैसे इस तरह की बातें सावित्री से कहता है, इस बात पे सावित्री एकदम से गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर के नूर हसन को जवाब देती है कि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर चले या न चले, तुम्हारा मेरे साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद से तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। सावित्री जैसे इस तरह की बात नूर हसन को देती है, नूर हसन को ये बात शक ही नहीं होता, बल्कि सावित्री पे पूरा यकीन हो जाता है। नूर हसन को उसी वक्त गुस्से में ही फैसला ले लेता है कि अगर सावित्री मेरी नहीं हो सकती तो इस दुनिया में किसी की नहीं हो पाएगी। इसीलिए नूर हसन उसी वक्त ही सावित्री को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। सावित्री से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन सावित्री इतने गुस्से में थी कि कहती है कि मैं खुद ही अकेले चली जाऊँगी। सावित्री जब अकेले जाने की बात कहती है तो नूर हसन को भी लगता है कि सावित्री मेरे हाथ से निकल ना जाए। इसीलिए नूर हसन भी तुरंत ही एक प्लान बनाता है और सावित्री के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं करना चाहिए। नूर हसन जब सावित्री से मीठी मीठी बातें करता है तो सावित्री भी नूर हसन से इस कदर से प्यार करती थी कि आखिरकार नूर हसन के बातों में आ जाती है। उसके बाद से नूर हसन सावित्री को अपने बाइक पे बिठा करके घर के लिए रवाना होता है। जैसे ही दरगाह के पीछे पहुंचता है, वहां पे काफ़ी सुनसान जगह होता है। नूर हसन अपने बाइक रोक लेता है और सावित्री से संबंध बनाने की बात कहता है। नूर हसन जब संबंध बनाने की बात कहता है तो सावित्री उसे साफ साफ मना कर देती है कि आज ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन नूर हसन अपने जिद से पीछे नहीं हटता। सावित्री के हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे बगल के गन्ने के खेत में ले जाता है और वहाँ पे ले जा कर के सावित्री से ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सावित्री भी अपने जिद पे उतर जाती है और कहती है कि आज ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन नूर हसन के ऊपर हवस इस कदर सवार हो चुका था कि सावित्री के बार बार मना करने के बावजूद भी नूर हसन उसकी एक बात नहीं सुनता है और इसी बात को लेकर के नूर हसन और सावित्री के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाती है। और जो दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू हो जाती है, नूर हसन इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि सावित्री को धक्का दे देता है, जिसके वजह से सावित्री वहीं पे गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि सावित्री अपने आप को संभाल पाती, उठकर खड़ा हो पाती, नूर हसन काफ़ी तेज़ी से अपने पास से एक तेज़ धारदार हथियार निकालता है और सावित्री के सर के साथ साथ उसके गले पे एक कई सारे वार कर देते हैं, जिसके वजह से सावित्री की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है।
सावित्री जब इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है, उसके बाद से नूर हसन भी काफ़ी डर जाता है। नूर हसन को लगता है कि शायद आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जरूर जाऊंगा। इसलिए नूर हसन अब अपने आप को बचाने के लिए वहीं पे एक और प्लान बनाता है। दरअसल सावित्री के शरीर पे निचले हिस्से के जितने भी कपड़े होता है उन सबको फाड़ देता है। नूर हसन को लगता है कि पुलिस जब इस डेड बॉडी को चेक करेगी तो पुलिस को लगेगा कि शायद सावित्री के साथ किसी ने पहले ज़बरदस्ती किया है और उसके बाद इसकी हत्या कर दी। लेकिन सावित्री के मोबाइल को लेता है और उसके बाद बंद करता है और मोबाइल लेके घर चला आता है। घर पे जब आता है तो सावित्री का मोबाइल ऑन करता है, लेकिन सावित्री का मोबाइल जब ऑन करता है तो जैसे ही ऑन होता है मोबाइल, बार बार उस पर फ़ोन आना शुरू हो जाता है। इसीलिए बार बार मोबाइल ऑन करता है, ऑफ कर देता है, ऑन करता है, ऑफ कर देता है। रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास सावित्री के मोबाइल से नूर हसन सावित्री के सहेली सरोज के नंबर पर फ़ोन करता है और महिला की आवाज़ में बात करता है और सरोज से कहता है कि तुम्हारी सहेली सावित्री की हत्या कर दी गई है और उसकी डेड बॉडी दरगाह के बगल में गन्ने की खेत में पड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी सरोज ये बातें सावित्री के घर वालों को नहीं बताती। सरोज ये बात नहीं बताती है तो अगले सुबह पुलिस पहुंचती है। तो अगले सुबह खुद नूर हसन भी सावित्री के बेटे नरेश के नंबर पे कॉल करता है और नरेश को भी जब नंबर पे कॉल करता है और महिला की आवाज़ में नरेश से कहता है कि तुम्हारी माँ की हत्या कर दी गई है और उसकी डेड बॉडी दरगाह के बगल में गन्ने की खेत में पड़ा हुआ। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है तो नूर हसन भी उस घटनास्थल पे पहुँच जाता है, ये सोच करके कि पुलिस को कहीं उसके ऊपर शक न चला जाए। वाकई में नूर हसन जब ये पूरी कहानी पुलिस वाले को बताता है तो पुलिस नूर हसन की तहरीर पे उसे अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने नूर हसन को अपने कस्टडी में लेकर के उस पर गंभीर धाराओं पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खराब कर देली हमरो